Hello everyone, welcome to CBL. मेरा नाम इंद्रजीत. Today again we are going to discuss about the पंजाब PCS के लिए हम साइंस एंड टेक डिस्कस करेंगे 10 MCQs, जिसमें हम आज बायो के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोम्स क्या होते हैं, या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. विद रेफरेंस टू सेल ऑर्गेनेलीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. देखो, जब भी हम बायो पढ़ते हैं, बायो में सबसे बेसिक होता है सेल स्ट्रक्चर. सेल स्ट्रक्चर में बिल्कुल सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होता है हमारा डीएनए. ठीक है, डीएनए के आसपास जो भी बाकी हमें बॉडीज देखने को मिलती है, आप सेल स्ट्रक्चर देखेंगे, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज. ऑर्गेनेलीज के साथ साथ कई बॉडीज हैं जिनके स्पेसिफिक नाम है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया. अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, हमारी बॉडी में सेल्स ही तो हैं, सेल्स ही आपस में जुड़ते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ऐसे समझ लो. जब माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया इज लाइक अ पावर हाउस. माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल. जैसे हम घर में लाइट चली जाती है, जनरेटर होता है ना, ये बिजली जनरेट करता है, ऐसे समझ लो. हमारी बॉडी में करंट तो दौड़ता है, पर बॉडी को बेसिक और एनर्जी काम करने लिए एक चीज चाहिए होती है, एटीपी, जिसकी फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक तरह का एनर्जी मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में हर तरह के काम के लिए, हमारा दिल धड़क रहा है, दिमाग चल रहा है, हर बेसिक से बेसिक फंक्शन, मैं बोल रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, हैंड मूवमेंट्स हैं, हर बेसिक चीज के लिए एनर्जी चाहिए. उस एनर्जी को मापने की यूनिट है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है जो सेल में होता है, और हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को एटीपी में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. यस. राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम हमारी बॉडी के सेल में एक ऐसा ऑर्गेनली है जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है. हम जो फूड इनटेक करते हैं, डाइजेस्ट होता है, फिर वो जाके जब प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन बनाता कौन है? क्या सिर्फ पेट में बन जाता है? नहीं, हर सेल में जाके प्रोटीन बनता है, और वो काम करता है राइबोसोम. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस. तो यार प्लांट्स का काम होता है, तो बॉडी का तो कोई लेना देना है ही नहीं. ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ए वुड बी योर करेक्ट आंसर, 1 and 2 ओनली. ठीक है, नेक्स्ट देखो. विद रेफरेंस टू प्लांट सेल, देखो इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझते हैं. प्लांट सेल और ह्यूमन सेल को हम हमेशा कंपेयर करके पढ़ते हैं, क्योंकि मोरल स्ट्रक्चर सेम है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है. जैसे प्लांट सेल में वेक्यूल्स थोड़े बड़े होते हैं, ह्यूमन सेल में थोड़े छोटे होते हैं. जो प्लांट सेल है उसका जो आउटर शेल है थोड़ा रिजिड होता है, स्ट्रांग होता है, उसकी सेल वॉल होती है, ह्यूमन सेल्स की नहीं होती है. क्योंकि प्लांट सेल्स, अब तुम सोच के देखो, प्लांट सेल्स को बाहर एनवायरनमेंट में, जंगलों में सरवाइव करना है, तो उनकी जो आउटर स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है, वो होती है ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके. ह्यूमंस में सेल वॉल नहीं होती है. प्लांट सेल्स हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. प्लांट सेल कंटेन सेंट्रल वैक्यूलस फॉर स्टोरेज. जी हाँ, दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच ट्रू. और ध्यान रखना, प्लांट सेल्स में वैक्यूलस लार्ज होते हैं. रुको जरा, ऐसे ऐसे लिख देते हैं, लार्ज होते हैं. वहीं पर जो ह्यूमन सेल होता है, ह्यूमन सेल वहां पर स्मॉल होते हैं एज कंपेयर टू इन प्लांट सेल्स. ठीक है, ये स्टोरेज करते हैं. भाई किस चीज की स्टोरेज करते हैं? प्रोटीन की, एटीपी की. प्लांट सेल्स लैक माइटोकॉन्ड्रिया. अब तुम सोच के देखो, अभी हमने समझा लास्ट क्वेश्चन में कि माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी सेल का, मैंने ये तो नहीं कहा कि सिर्फ ह्यूमन सेल का, प्लांट सेल का भी. तो जो सेल होता है उसका पावर हाउस है. ऐसे ही प्लांट सेल में भी तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, वहां उसको भी तो एनर्जी चाहिए, उसको भी तो एटीपी चाहिए, हालांकि उसमें एटीपी नहीं होता. प्लांट सेल्स लैक माइटोकॉन्ड्रिया. स्टेटमेंट गलत हो गई. तो आपकी पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही हो गई, थर्ड स्टेटमेंट गलत. ए वुड बी योर करेक्ट आंसर. राइट, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए. आई होप समझ आया होगा. नेक्स्ट देखो. विद रेफरेंस टू एनिमल टिश्यूज. अच्छा, अब ध्यान समझना, जब हम कहते हैं ना एनिमल टिश्यू, तो दिमाग में वो गाय भैंस नहीं आ जाना चाहिए कि उसी एनिमल्स का टिश्यू. नहीं, एनिमल टिश्यू मतलब हमारा भी, हमें भी इंक्लूड करके. तो जो हमारी बॉडी है, दैट इज ऑल्सो एनिमल इशू, सॉरी एनिमल टिश्यू. विद रेफरेंस टू एनिमल टिश्यू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एपिथेलियल टिश्यू.
एपिथेलियल टिश्यू देखा होगा कभी जीवन में, कैसा होता है? स्किन, भाई साहब जो स्किन के सबसे ऊपरला टेक्सचर है, दिस इज द एपिथेलियल टिश्यू। हम सबकी स्किन होती है, इंसानों की भी, जानवरों की, जो आउटर स्किन है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू कवर्स द बॉडी एंड लाइंस इंटरनल कैविटीज, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हमारी बॉडी के ऊपर, सबसे ऊपर हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को सबसे ज्यादा कवर कौन करके रखता है? स्किन कवर करके रखती है। और इंसानी शरीर का या किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन होता है? कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? वीडियो को पॉज करो और यही कमेंट सेक्शन में आंसर लिखने की कोशिश करो। अब आंसर ये है, एपिथेलियल टिश्यू ही, यानी हमारी जो स्किन है, यही हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, क्योंकि ये भी तो ऑर्गन ही है एक तरह का। तो दिस इज ऑल्सो द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। देन आ जाओ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यूज क्या है? हमारी बॉडी के ऊपर तो एपिथेलियल टिश्यू है, पर जो इंटरनल बॉडी है, इंटरनल बॉडी में ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना या बोन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, वो काम करते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जैसे ब्लड, बोन, कार्टिलेज एटसेट्रा। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नर्वस टिश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी मूवमेंट। नर्वस टिश्यूज इनवॉलेंटरी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वॉलेंटरी के लिए नहीं। तो आपकी ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे देखो। अब यहाँ थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हम सबने समझा है कि भाई जो प्लांट्स होते हैं वो सिंथेसिस करते हैं। क्या सिंथेसिस करते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि जो प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट ऑब्जर्व करते हैं, और सनलाइट मतलब फोटो, ठीक है, सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करते हैं अपने भोजन में, या अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, या अपने लिए एनर्जी पैदा करते हैं। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, जैसे जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं ना, प्लांट्स के लीव जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है। अब विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है? बेसिकली जो भी हम लाइट देखते हैं, जो हमारी आंखों पर पड़ रही है, व्हाइट लाइट, सन की लाइट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, हमने फिजिक्स वाले चैप्टर्स में किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, इसमें बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है, मतलब बहुत बड़ी रेंज होती है। जैसे इधर रेडियो वेव्स हो गई, ठीक है, फिर यूवी रेज होती हैं, उसके बाद आता है विजिबल स्पेक्ट्रम जो हमें दिखाई देती है लाइट, उसके बाद फिर इंफ्रारेड एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, आईआर। अब बहुत बड़े स्पेक्ट्रम में से एक बहुत छोटा सा सेक्शन है जो हमारी नेकेड आई को, यानी आंखों को दिखता है, उसे बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम में सभी तरह के रंग होते हैं। जो ये सन की लाइट है, इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट कलर को अगर आपने देखा हो तो जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया होगा आपने कभी 9th-10th में, कि एक ऐसे प्रिज्म होता है कांच का बना हुआ, उसमें व्हाइट लाइट पड़ रही है और फिर आगे जाके वो कई सारे रंगों में टूट जाती है, जिसे हम बोलते हैं विबग्योर, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, विबग्योर, वाई रह गया, ठीक है, येलो। तो कॉन्स्टेंट कलर में टूट जाती है, मतलब एक ही लाइट में सब तरह के रंग होते हैं। हमें कोई भी ऑब्जेक्ट उसी रंग का दिखता है जिस रंग को वो ऑब्जेक्ट स्कैटर करता है, स्कैटर करता है, बाउंस बैक करता है। जैसे अब ये मुझे व्हाइट दिख रहा है ना, आपको भी ऑब्वियसली व्हाइट दिख रहा होगा। ये व्हाइट क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस वक्त जो इस पर लाइट पड़ रही है वो सारी ही लाइट को बाउंस कर दे रहा है, तो ये व्हाइट दिख रहा है। ये ब्लैक दिख रहा है। ये ब्लैक क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो सारी लाइट आ रही है, सारे ही रंगों को ये ऑब्जर्व कर ले रहा है, किसी को भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रहा है, तो ये ब्लैक दिख रहा है। अब कोई और कलर, जैसे मान लो ये शर्ट पहनी है मैंने, अब ये शर्ट में भी आपको ग्रे दिख रही होगी। क्यों? क्योंकि जो बाकी सारे कलर्स हैं इस विजिबल स्पेक्ट्रम में या विबग्योर में से, वो सभी को ऑब्जर्व कर रहा है, सिर्फ ग्रे कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये ग्रे दिख रही है। ऐसे ही जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स ब्लू और रेड कलर को ऑब्जर्व कर लेते हैं, बाकी सारे लाइट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए हमें प्लांट्स ग्रीन दिखते हैं, लीव्स ग्रीन दिखते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। क्लोरोफिल पिगमेंट की बात करें, इट ऑब्जर्व्स मेनली रेड एंड ब्लू वेवलेंथ ऑफ द लाइट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लोरोफिल पिगमेंट रेड और ब्लू को ऑब्जर्व करता है, और जो ग्रीन कलर है उसे बाउंस बैक करता है, इसीलिए वो ब्लू नजर आता है। अब जैसे ये ग्रे आपको नजर आ रहा है, हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। ये ग्रे क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि मेरी शर्ट का जो क्लोथिंग है, जो फाइबर है, वो ग्रे कलर को
रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, बाकी सारे कलर्स को ऑब्जर्व कर ले रहा है। ऐसे ही क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो रेड और ब्लू को ऑब्जर्व कर लेता है और बाकी कलर यानी ग्रीन को वो क्या कर देता है, बाउंस बैक कर देता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जी हाँ। ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस ओरिजिनेट फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन, पहले वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिख लें, H2O। H2O क्या होता है, पानी जब प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो वो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। H को वो यूज कर लेते हैं अपने लिए कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स उनका भोजन, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए, और ऑक्सीजन को डाइऑक्सीजन के रूप में वो रिलीज कर देते हैं, ऑक्सीजन गैस के रूप में रिलीज कर देते हैं। तुम देखो नेचर में कितना सुंदर साइकिल है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन छोड़ते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ब्यूटीफुल इट इज, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2। यहाँ C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और प्लांट्स उसे कंज्यूम करते हैं, उनका भोजन है वो, राइट। आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, बहुत क्लस्टर सा नहीं हो गया, काफी कुछ ड्रॉ कर दिया मैंने। काम करते हैं, थोड़ी सफाई से कर लेते हैं, आपको कम से कम सारा दिखे तो सही। तो आपकी पहली स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू। एटीपी अभी तो पढ़ के आए हम, एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी आर प्रोड्यूस्ड इन द लाइट रिएक्शंस यूज्ड इन केल्विन साइकिल। अभी केल्विन साइकिल क्या है, ये प्लांट्स के अंदर होने वाला प्रोसेस है जिससे उनका भोजन बनता है या उनकी NADPH बनता है, यानी उनकी एनर्जी, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तीनों स्टेटमेंट सही होगी, 1 2 3, डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू प्लांट टिश्यू, थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं, जैसे भाई हमारी बॉडी में टिश्यूज होते हैं वैसे प्लांट्स में भी टिश्यूज होते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज होंगे, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो सिंगल सेल भी हो सकता है, और टिश्यू होता है कई सारे सेल्स का स्ट्रक्चर। जैसे मान लो ये एक छोटा सा सेल है, ऐसे ही हम कई सारे सेल जोड़ते जाएं तो ये बन गया टिश्यू, ठीक है। टिश्यूज को हम कई सारे टिश्यूज को ऐसे जोड़ते जाएं तो ये बन जाएगा ऑर्गन। टिश्यू सबसे बेसिक सेल सबसे बेसिक यूनिट है, कई सारे सेल्स बना जोड़ के हम बनाते हैं टिश्यू, और कई सारे टिश्यूज जोड़ के हम बनाते हैं ऑर्गन। जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जाइलम क्या होता है, जाइलम एक तरह का टिश्यू समझ सकते हैं, या एक तरह से ऐसे समझ लो कि पाइप होती है, कैपिलरी एक्शन होता है इसमें एक्चुअली ना। और कैपिलरी आप आई होप समझते होंगे, कैपिलरी ऐसे समझो कि बहुत बारीक सी ट्यूब होती है, ठीक है, जैसे इंजेक्शन होता है ना उसकी नीडल होती है, उसे हम बोलेंगे कैपिलरी, पर वो बहुत बड़ी है, उससे भी कई गुना छोटी होती है कैपिलरी। कैपिलरी इज अ स्मॉल ट्यूब काइंड ऑफ थिंग। अब उसमें प्लांट में जाइलम होता है जो कैपिलरी एक्शन करता है। जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट, यानी जड़ों से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पानी, यानी जो बेसिक नेसेसिटी है प्लांट की, वो कौन पहुंचाता है जी, जाइलम पहुंचाता है, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, याद रहेगा जाइलम क्या है, जाइलम एक तरह का कैपिलरी ट्यूब है प्लांट्स में जो वाटर को रूट से प्लांट के अदर पार्ट्स तक लेके जाता है, ठीक है। आई होप दिस स्टेटमेंट इज अंडरस्टूड। देन फोलम, फोलम ट्रांसपोर्ट्स फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। हमने पेड़ तो समझ लिया, पेड़ का क्या होता है, कई सारे पार्ट्स होते हैं, स्टेम होता है, फिर आगे ब्रांचेस होती हैं, है ना। जैसे मान लो, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी तो नहीं है, ऐसे कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। प्लांट का ये वाला पार्ट क्या होता है, स्टेम, पंजाबी कहते हैं तना, है ना। देन नीचे रूट्स होती हैं, और यहाँ पर ब्रांचेस होते हैं, और ब्रांचेस के ऊपर छोटे छोटे लीव्स होते हैं। रूट से पानी ऊपर जाता है जाइलम के थ्रू, ठीक है, और बिल्कुल पत्तों तक जाता है। पत्तों में होता है फोलम, फोलम ट्रांसपोर्ट करता है जो पत्तों में फूड बन रहा है, यानी जो लीव्स में फूड बन रहा है उसे पूरे प्लांट के स्टेम तक, बाकी ब्रांचेस तक लेके जाता है। तो आप ऐसे समझेंगे, जाइलम ऊपर लेके जाता है पानी, और वहां पर फूड प्रिपेयर होता है किस प्रोसेस में, क्लोरोफिल बोलने वाला था मैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, फिर लीव से वो वापस आता है बाकी ऑर्गन्स की तरफ या बाकी स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है।
आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। देन मैथमेटिक इश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। डी वुड बी अ करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू ह्यूमन ब्लड, अब थोड़ी सी 2-3 बातें समझ लेते हैं ह्यूमन ब्लड के बारे में। ह्यूमन ब्लड के कई सारे वो होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, जैसे ए, बी, ठीक है, फिर ए बी, इन सब का पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इसके अलावा एक ग्रुप होता है ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ये 4 मेन ग्रुप्स हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी 2 ग्रुप्स और होते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर टाइप है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, जो उसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो पहली बार बॉम्बे में मिला था। एक ऐसा ब्लड टाइप जो ओ, ए, बी और ए बी से चारों से ही अलग था, तो उसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं। अभी रिसेंटली करंट अफेयर में भी था, एक नया ब्लड टाइप भी मिला है, वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। ठीक है, ये कॉमन पाए जाते हैं। और आई होप आपको भी अपना ब्लड ग्रुप पता होगा, अगर नहीं पता है तो प्लीज गेट इट टेस्टेड। ठीक है, इन केसेस ऑफ इमरजेंसी, वैसे तो भगवान करे आपको कभी जरूरत ना पड़े, पर फिर भी आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, है ना। कई बार बच्चे करवाते ही नहीं होते। और एक टेस्ट होता है, अच्छा थोड़ा सा इससे दूर होके, CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। CBC टेस्ट होता है, 250 रुपए का होता है, 400 का होता होगा। CBC हर 6 महीने बाद करवा लेना चाहिए, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपके ब्लड में RBC कितना है या हीमोग्लोबिन कितना है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है रेड कलर का होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ही, जैसे जब हम सांस लेते हैं, जब सांस ले रहे हैं तो लंग्स में हवा भर रही है, यानी ऑक्सीजन अंदर जा रही है। ऑक्सीजन लंग्स से पूरी बॉडी के बाकी अंगों तक, बाकी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है हीमोग्लोबिन। हम कई बार ये भी पढ़ सकते हैं कि आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, पर आरबीसी में भी एक बेसिक चीज होती है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे लंग्स से बाकी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो पाती है। मतलब वो यहाँ से लोडिंग करते हैं, कहाँ से, लंग्स से लोडिंग करते हैं, और बाकी ऑर्गन्स के पास जाके अनलोड कर देते हैं। क्या अनलोड करते हैं जी, ऑक्सीजन, O2, एटॉमिक नंबर 8। ठीक है, चलो क्वेश्चन पर आते हैं वापस। रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन यूजिंग हीमोग्लोबिन। आई होप पहली स्टेटमेंट पता हो लग गई होगी, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन व्हाइट ब्लड सेल्स, जैसे हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वैसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। अब व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। अब इम्यून सिस्टम क्या है, हमारी जो बॉडी है ना, बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बट कमाल का, इट्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट थिंग, भगवान ने बनाया बहुत ही सुंदर चीज। हमारी बॉडी में अगर कोई ऐसा वायरस या कोई ऐसी यू वुड से कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारी बॉडी में एक तरह का डिफेंस फोर्स है। जैसे देश पर कोई हमला करे तो हमारी आर्मी प्रोटेक्ट करती है, ये हमारी शरीर की आर्मी है, इट्स आर डिफेंस सिस्टम। तो अगर कोई एक्सटर्नल वायरस, एक्सटर्नल पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उस जो भी पैथोजन वायरस है उसको मार देते हैं। तो ये डिफेंस फोर्स है। ये व्हाइट ब्लड सेल्स आर पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम, ट्रू। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखो, प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्लेटलेट काउंट आपने सुना होगा, किसी के प्लेटलेट काउंट बढ़ गए, कम हो गए, ये बढ़ जाए तो भी दिक्कत वही काम हो जाता है, कम हो जाए तो भी दिक्कत का काम है। प्लेटलेट क्या होता है, जैसे मान लो हो तो ना किसी के साथ, मान लो आपकी बॉडी के ऊपर ऐसे कट लग गया हल्का सा, है ना, चाहे हल्का सा कट हो चाहे बड़ा कट हो, ब्लड तो निकलेगा। ब्लड आप देखोगे थोड़ी देर बाद हवा के कांटेक्ट में, यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर क्या हो जाता है, क्लोटिंग होने लग जाती है। क्लोटिंग मतलब वो जमने लग जाता है। ठीक है, अब तुम सोच के देखना इस चीज को, अगर मेरे बॉडी पे कट लगा और ब्लड क्लोटिंग हो ही ना, रुके ही ना, तो क्या होगा, फिर खून बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा। ऐसे तो फिर पूरा खून बह जाएगा, ऐसे तो हम मतलब भगवान के पास चले जाएंगे, दैट इज नॉट डिजायरेबल, राइट। हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है प्लेटलेट्स, येलो से कलर का होता है अगर हम इसे बिल्कुल एक्सट्रैक्ट कर लें। अब ये प्लेटलेट का काम है बॉडी से बाहर निकल रहे खून को, ध्यान रखना अंदर नहीं, बाहर निकल रहे खून को
क्लोट करना, क्लोट मतलब होता है जमा देना, सॉलिड कर देना। तो प्लेटलेट हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। यस, अगर आपके कुछ चोट लगी हो, आप देखोगे ना उसके ऊपर ब्राउनिश से कलर का हो जाता है, कुछ जम जाता है ब्लड, और बाद में उसके नीचे हम थोड़े दिनों बाद उसे हटाते हैं तो नीचे स्किन अपने आप ठीक हो जाती होती है। तो जैसे तुम मतलब कट लगा, ब्लड निकला, प्लेटलेट्स की वजह से क्लोटिंग हुई, फिर थोड़े दिन हमने उसे ऐसे ही रहने दिया, 1-2 दिन, और उसके नीचे स्किन अपने आप रिपेयर हो जाती है। वंडरफुल इट इज, राइट? 1, 2, 3, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विथ रेफरेंस टू प्लांट रिप्रोडक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिप्रोडक्शन सिंपली आगे नए पौधे बनाना, ठीक है, या अगली जनरेशन पैदा करना। ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती हैं, और जो प्लांट्स होते हैं उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है। जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट से थोड़ा दूर हो रहे हैं, पहले एक बात को समझते हैं। 2 तरह से रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑब्वियसली मेल एंड फीमेल जेनिटेलिया आपस में कंबाइन होंगे, एम्ब्रियो बनेगा, प्रोसेस है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन होती है। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे एक सेल है, वो सेल धीरे धीरे ऐसे ना डिवाइड होता होता, ऐसे ड्रा कर लेते हैं, 2 सेल्स में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है, इसमें ऑर्गेनेलिस बना लो। पहले एक सेल था, यहाँ पर न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हुआ और धीरे धीरे 2 सेल्स बन गए। दिस इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं पॉलिनेशन के थ्रू। पॉलिनेशन क्या होता है? हर प्लांट का पोलन होता है, मतलब जो फूलों के ऊपर आपने देखा होगा येलो से कलर के दाने से होते हैं, पोलन्स। तो पोलन्स, जब पोलन ग्रेन्स बोल देते हैं उसे, ग्रेन मतलब दाना, पोलन ग्रेन, जैसे कोई मान लो आपने लिली फ्लावर देखा या कोई और फ्लावर देखा, उसके ऊपर येलो येलो से कलर के हल्के हल्के से छोटे छोटे से दाने होते हैं, ठीक है, निकल आते हैं, वो होते हैं पोलन ग्रेन्स। जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक जाते हैं उसे बोलते हैं पॉलिनेशन, या उससे होता है रिप्रोडक्शन। फिर फर्टिलाइजेशन। रिप्रोडक्शन के बाद का स्टेप है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स अकर व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेटीज आपस में फ्यूज करते हैं। जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, जब फीमेल में जो एग्स होते हैं, एग्स में जब सीमन एंटर करता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। वैसे ही प्लांट्स में भी जब मेल और फीमेल गैमेटीज आपस में फ्यूज करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फिर उसी के बाद आगे वो रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्रूट डेवलप्स ओनली इन प्लांट्स विद विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन क्या होती है पहले उसको समझते हैं। विंड पॉलिनेशन है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई प्लांट है, इसके पोलन ग्रेन्स है, कुछ भी है किसी भी टाइप का, और यहाँ से ग्रेन हवा की तरफ से उड़े और किसी दूसरे प्लांट के फीमेल जेनेटिलिया के ऊपर या फीमेल गैमेटीज के ऊपर रिसीव हो गए या लैंड कर गए। दिस इज कॉल्ड विंड पॉलिनेशन, जो हवा के चलने के कारण होती है। अब यहां पर कह रहे हैं कि फ्रूट सिर्फ ऐसे प्लांट्स पर ही होंगे जहां पर विंड पॉलिनेशन होगी। जी नहीं, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आपका 1 एंड 2 ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विद रेफरेंस टू नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां पर हम 2-3 कॉन्सेप्ट समझते हैं। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में 2 तरह से काम करता है। एक होता है स्पाइनल नर्वस सिस्टम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक ब्रेन का नर्वस सिस्टम, दोनों अलग अलग है। हाँ जी, दोनों अलग अलग है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ना आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा दिमाग तो यहाँ पे है ही है, एक छोटा सा दिमाग हमारी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी में भी होता है। ठीक है, दोनों मिलके बनाते हैं हमारी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय नाड़ी तंत्र। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना मतलब सब कुछ ही, अगर आप देखोगे किसी की, आपने सुना समझा भी होगा, किसी की स्पाइन पर चोट लग गई तो पूरी की पूरी बॉडी ही पैरालिसिस होगी या नीचे की बॉडी पैरालिसिस होगी, क्योंकि उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरी, पहले तो हम पेरिफेरल वर्ड का ही मतलब समझते हैं। पेरिफेरी मतलब सतही, सरफेस लेवल पे, जैसे ये स्किन है तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कार्नियल एंड
स्पाइनल नर्व्स। अब इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारी जो बॉडी का ना कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, ये वर्ड है ना रिफ्लेक्स। जैसे मान लो मैंने बोर्ड को टच किया, ठीक है, और मुझे कहीं से करंट लगा, शॉक लगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगा, तो उसके लिए मुझे सोचना थोड़ी पड़ेगा, बॉडी अपने आप ऐसे रिएक्ट कर जाएगी। या मान लो मैंने कोई गिलास पकड़ा चाय का, ठीक है, और चाय का कप पकड़ा, भाई वो बहुत गर्म था। अब जब मैं कोई गर्म चीज को टच करूंगा, आपने किसी गर्म बर्तन को, आपको चाय बना रहे थे और आपने गर्म बर्तन को ऐसे टच कर लिया, तो आपके लिए इसको सोचना थोड़ी पड़ता है कि भाई नहीं गर्म है, हाथ जल जाएगा, पीछे कर लेते हैं हाथ। नहीं, आप उसे टच करोगे और एकदम से आपका हाथ पीछे हो जाता है, हमें सोचना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स है। कहीं मिट्टी आती है, हम बाइक चला रहे हैं, मिट्टी आई, हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, दैट इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगेन रिपीटिंग, बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे दिमाग से नहीं पूछती, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपने आप में इतना इंटेलिजेंट है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप एक्शन कर लेता है। जैसे किसी गर्म चीज को टच किया, अपने आप ऐसे हाथ पीछे हो गया, ठीक है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। आपकी थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है? रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। भाई मैं अभी तो समझा के हटाऊं कि इसमें ब्रेन का कोई लेना देना नहीं है, तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत। पहली दो स्टेटमेंट सही है, 1 and 2 वुड बी योर राइट आंसर, ए आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विद रेफरेंस टू रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होती है? सांस लेना, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म सांस लेता है, पर सांस लेने के दो टाइप्स होते हैं, एक एरोबिक, एक एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच रिलीजेस मोर एनर्जी देन एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, एरोबिक ऑक्सीजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन O2 की एब्सेंस में। ठीक है, जब ऑक्सीजन हम देखो, हम ऑक्सीजन लेते हैं तभी हमें एनर्जी आती है या हमारे बॉडी ढंग से फंक्शन करती है। आप कभी पहाड़ों में घूमने गए हो या बहुत हाई हाइट्स पे गए हो, लाहौल स्पीति लद्दाख टाइप, तो आप देखोगे वहां पर ना ऑक्सीजन कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन कम हो जाती है, हमारी बॉडी का फंक्शनिंग जो है वो भी थोड़ी ठंडी पड़ जाती है, हमें एनर्जी कम महसूस होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशंस अकर माइंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड रिलीजेस मोर एनर्जी। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आपकी पहली स्टेटमेंट करेक्ट। एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजेस लेस एनर्जी। मैं अभी यही तो स्टेटमेंट बोल के हटाऊं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम रिलीज होती है। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। In humans, anaerobic respiration produces alcohol as the end product. This statement is very much wrong. अल्कोहल नहीं होती, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गई, ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। विद रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सॉरी, रुको जरा। विद रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो भी जीव जंतु हैं, जो भी जीविक ऑर्गेनिज्म हैं, उनके बारे में स्टेटमेंट्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। देखो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो ग्रो तो करेगा, जैसे हम कभी इतने से थे फिर इतने हुए हैं ना, आज इतने बड़े हो गए हैं, आप कई तो मुझसे भी बड़े होंगे। तो ग्रोथ इज अ एसेंशियल फीचर ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसीलिए हम प्लांट्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं ना। Then reproduction are essential feature of all living organism. Yes, this is also true. अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तुम इस चीज को सोच के देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म है और रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो अल्टीमेटली तो एंड हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, राइट। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पोंड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यस, जैसे एक्सटर्नल स्टिमुलाई या एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या होगा? मैंने किसी गर्म चीज को टच कर दिया, मुझे गर्मी लग रही है, एसी ऑन कर लिया, फिर ठंड लगने लग गई, ये सब क्या है? ये एक्सटर्नल स्टिमुलस है। तो एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं, यस, प्लांट्स हो गए, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करेगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमने थोड़ी ही देर पहले समझा था कि रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, सेक्सुअल, असेक्सुअल। असेक्सुअल में क्या होता है? जैसे कोई सेल है, उसमें न्यूक्लियस है, फिर पहले न्यूक्लियस दो हिस्सों में बंटता है और फिर धीरे धीरे सेल भी डिवाइड हो जाता है, फिर दो ऐसे अलग अलग सेल बन जाते हैं जिसमें ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है।
इसे बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हुई, 1 एंड 2, ए वुड बी अ करेक्ट आंसर, राइट। चलो, आप ए वुड बी अ करेक्ट आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।